हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हमारी क्रैश कोर्स की क्लास में आज की क्लास की एक और कड़ी जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने, और शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। देखते हैं आज की क्लास में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड कौन से टॉपिक पढ़ने। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हमने शुरू किया था, उसी कड़ी को अब कंटिन्यू करते हैं। और उसी के अंदर हमने पहला पार्ट पढ़ा था अपने एनीमिया के बारे में। तो उसी एनीमिया के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, देखना। एनीमिया के अंदर हमने पढ़ा था कि WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, सारा देख लिया था, क्या लेवल्स होते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल लेवल्स देख लिए थे हीमोग्लोबिन के, एनीमिया की क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद हमने देखा था अदर टाइप ऑफ एनीमिया, जिसमें अपने हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया देखा था, हेमोलाइटिक एनीमिया हमने देख लिया था, हेमरेजिक एनीमिया हमने देख लिया था। अगर जिस भी स्टूडेंट ने ये क्लास अटेंड करी है और फिर उसको कोई डाउट हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डाउट अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हमने देखा था कॉजेज ऑफ एनीमिया की, एनीमिया के कौन कौन से कॉज है जिनकी वजह से एनीमिया है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के, एनीमिया के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखने लग गए थे वन बाय वन एनीमिया का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था, कल की क्लास में देखा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। स्टूडेंट ध्यान रखना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ये याद रखने की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हमने देखा था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमने देख लिया था, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हमने देख लिया। तो आज की क्लास में हम देखेंगे परनीसियस एनीमिया। आज की क्लास में हम देखेंगे परनीसियस एनीमिया। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक क्या है? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस, तो परनीसियस एनीमिया की अगर हम बात करें तो परनीसियस एनीमिया क्या होता है? तो परनीसियस एनीमिया एक ऐसा एनीमिया है जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कोज होता है। ठीक है, अभी हमने एक देखा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्या था देखना। मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर विटामिन B12 और B12 प्लस फोलिक एसिड, प्लस फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, इन दोनों की डिफिशियंसी हो रही थी। तब कौन सा एनीमिया हो रहा था? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। कौन सा एनीमिया हो रहा था? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन B12। ठीक है, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो उस इंडिविजुअल के अंदर किस प्रकार का एनीमिया देखने को मिलेगा? परनीसियस, परनीसियस एनीमिया उस इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेगा आपको, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अब एग्जामिनर हमें बता सकता है, इस क्वेश्चन के जरिए हमें एग्जामिनर क्या कर सकता है? बता सकता है। इसे क्वेश्चन के जरिए एग्जामिनर हमें क्या कर सकता है? बता सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि विटामिन B12 और साइनोकोबिया, सॉरी, सिर्फ विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई है तो कौन सा एनीमिया होगा? परनीसियस एनीमिया। और अगर विटामिन B12 के साथ साथ फोलिक एसिड की भी डिफिशियंसी है तो कौन सा एनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। कौन सा एनीमिया हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये दोनों चीजें स्टूडेंट ध्यान रखने की है, और इन सबको हमें याद रखना है ताकि हम इनको क्या कर पाए? अटेम्प्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर हमें बता सकता है। यहाँ पर हम बता सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से के अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है, या कौन से में केवल विटामिन B12 है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, परनीसियस एनीमिया है वो कोज हो सकता है कि अगर विटामिन B12 प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना हो और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर किस प्रकार का एनीमिया हो जाता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। और परनीसियस एनीमिया का सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत बार सीधा MCQ पूछा जा चुका है। BP रेड टंग इज द मेन साइन फॉर परनीसियस anemia. It is the main and classical symptoms for the pernicious anemia. ये MCQ बहुत बार पूछा जा चुका है। MCQ एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली की जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आती है उन सब के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर की तरफ रख लीजिएगा, ताकि लिख लीजिएगा, 2 बार लिख लीजिएगा, ऊपर की तरफ भी लिख लीजिएगा और अपने नोट जो कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं उसमें भी लिख लीजिएगा, ताकि आप जब भी पेज को दोबारा खोल के देखो तो वो हाईलाइट पॉइंट आपको दिखाई दे। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तो बहुत बार आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिल सकता है कि बीपी रेड टंग इज द अपीयरेंस ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। डिजीज के नाम दे देगा, जिसमें परनीशियस एनीमिया एक ऑप्शन होगा और उसके अंदर हमें क्लिक करके हमें ये बताना है कि हाँ जी ये परनीशियस एनीमिया के अंदर ही होता है। अब एक चीज और बताऊंगा, रुको, ये देखो स्मूथ रेड टंग। स्मूथ रेड टंग कहाँ हो रही है? स्मूथ रेड टंग हो रही है आपकी इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि स्मूथ रेड टंग कहाँ हो रही है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर। और यहाँ पे देखो बीपी रेड टंग, ये याद रखने वाली चीज है। बीपी रेड टंग, बीपी रेड टंग ये किसमें हो रही है? ये हो रही है सर परनीशियस एनीमिया के अंदर। ठीक है, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसको सही करके पूरे नंबर गेन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगी क्लासेस। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन B12 है। विटामिन B12 की वजह से क्या हो रहा है? परनीशियस एनीमिया मीन्स डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 की क्या हो रही है स्टूडेंट? डिफिशियंसी हो रही है। अब विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी हो रही है उसको रिलीव करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए हमें पेशेंट को कुछ डाइटरी सोर्सेज एडवाइस करने होंगे जो कि उसकी डाइट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, जब भी आप किसी पेशेंट को न्यूट्रिशनल एडवाइस दे रहे हो, क्या दे रहे हो? न्यूट्रिशनल एडवाइस, न्यूट्रिशनल एडवाइस दे रहे हो या डाइट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप पेशेंट से डाइट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज कंसीडर पेशेंट्स लाइक एंड डिसलाइक। पेशेंट की लाइक और डिसलाइक को हमें कंसीडर करना है। पेशेंट की लाइक और डिसलाइक को कंसीडर करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पेशेंट को बैंगन की सब्जी पसंद ही नहीं हो और हम उसको कह रहे हैं नहीं बैंगन खाने हैं आपको, नहीं नहीं बैंगन खाने ही है, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, पेशेंट को, हाँ ठीक है, बैंगन के अंदर जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, वो हमें पेशेंट की बॉडी में पहुंचाने, लेकिन उसका हमें अल्टरनेट भी बताना होगा उसको कि ठीक है आपको बैंगन पसंद नहीं है, ठीक है जी आप गाजर खा लीजिए वो। ठीक है, गाजर के अंदर भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। तो ये क्या करना है, हमें पेशेंट की लाइक और डिसलाइक को हमेशा कंसिडर करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनता है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है सुरेश, यहाँ से क्या हो सकता है? एमसीक्यू। जो पेशेंट की लाइक और डिसलाइक को हमें कंसिडर करना है। दूसरा क्या कंसिडर करना है? दूसरा हमें पेशेंट का करना है रिलीजन, रेस, ठीक है, कस्टम, इन सबको भी हमें क्या करना है? डाइटरी पैटर्न, जब भी हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल एजुकेशन दे रहे हैं उस समय हमें पेशेंट को ये बताना है कि भाई पेशेंट की जो रेस है, कास्ट है, उसको भी हमें क्या करना है? कास्ट है उसको भी हमें कंसीडर करके बताना है कि मान लीजिए आप पेशेंट को नहीं जी आपको अंडे खाने, और पेशेंट है पंडित, तो वो कैसे खाएगा अंडे? इसलिए हमें क्या करना होगा? उसकी रिलीजन को, उसके रिलीजन को, उसकी कास्ट को, उसके कल्चर को हमें क्या करना पड़ेगा? कल्चर को हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी पेशेंट को न्यूट्रिशनल एडवाइस दी जाए तो कम से कम रिलीजन और कल्चर इन दोनों को फोकस करते हुए ही पेशेंट को न्यूट्रिशनल एडवाइस दी जाए। अब पेशेंट आपका हिंदू है और वो मीट नहीं खा रहा है, ठीक है, चलो आजकल बहुत सारे हिंदू भी खाने लग गए हैं, बट वो पेशेंट है वेजिटेरियन है, चलो ऐसे बात करते हैं कि वेजिटेरियन है, और आप उसको नॉनवेज जो डाइट है वो बता रहे हो कि नहीं आप ये मांस मीट मछली ये खाओ, इसमें ये अच्छा होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रेस, रिलीजन को कंसिडर करना है, साथ ही साथ पेशेंट की लाइक और डिसलाइक को भी हमें कंसिडर करना है। उसके बाद ही हमें पेशेंट को क्या बताना है? डाइटरी प्लान के बारे में बताना है। तो जैसे विटामिन B12 के जो रिचेस्ट सोर्स है, डाइटरी सोर्स, वो कौन कौन से हैं? तो देखो मटन है, चिकन है, मिल्क। अब जैसे मटन और चिकन है ये नॉनवेज वाले खा सकते हैं, जो नॉनवेज डाइट वाले होते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन अगर ये वेजिटेरियन को दोगे तो अब वो नहीं खाएगा जी, बिल्कुल भी नहीं खाएगा। हाँ ठीक है, मटन और चिकन बहुत ही बढ़िया सोर्स है, मान ली हमने बात की भाई बहुत बढ़िया सोर्स,
लेकिन पेशेंट का डाइटरी पैटर्न ही नहीं है, पेशेंट नॉनवेज है ही नहीं, नॉनवेज खाता ही नहीं है, पहले से ही नहीं खा रहा है, तो वो नहीं खाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा भैया मिल्क आप दूध पियो, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, एग खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते हो तो रहने देना। नेक्स्ट है आलमंड, रेड मीट और फिश। तो मतलब अगर कोई वेजिटेरियन पेशेंट आ जाता है तो हम उसको बता सकते हैं मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट और बादाम ये तो खा ही सकता है। और अगर नॉनवेज वाला आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें क्या करना है, मटन है, चिकन है, एग है, रेड मीट है, फिश है, वो तो खुश हो जाएगा ये सब सुन के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन और अकॉर्डिंग टू द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को क्या करना है, न्यूट्रिशनल एडवाइस देनी है। तो ये है हमारा परनीतियस एनीमिया के बारे में। स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि बस आप आपके डाउट को क्लियर कर सको और आपकी हेल्प कर सको। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्लास्टिक एनीमिया। तो स्टूडेंट्स, अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो अप्लास्टिक एनीमिया है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखना। अप्लास्टिक एनीमिया है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी है वो इनफ रेड ब्लड सेल्स है, उनका प्रोडक्शन है वो क्या कर देती है, बंद कर देती है। जो न्यू ब्लड सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन है वो बंद कर देती है। ठीक है, और अप्लास्टिक का मीनिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो से डायरेक्टली ये रिलेटेड होता है। ठीक है, प्लास्टिक एनीमिया इज रिलेटेड टू बोन मेरो। तो बोन मेरो अगर डिप्रेस है, डैमेज हो चुका है, उसमें अगर रेड ब्लड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है उसके अंदर अगर नहीं है, को काम नहीं कर रही है, तो क्या नहीं होगी, ब्लड की सेल्स नहीं बनेंगी। और बोन मेरो के अंदर ब्लड की कौन कौन सी सेल बनती है, आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट बनती है। तो ये तीन चीजें उसमें क्या करती है, बनती है। और अगर ये सेल्स नहीं बनेंगी तो इसका मतलब है प्लास्टिक एनीमिया पेशेंट के अंदर हो रहा है। और प्लास्टिक एनीमिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और प्लास्टिक एनीमिया उसके अंदर क्या होता है, इनफ ब्लड सेल्स नहीं बनती। प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी है जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन बंद कर देती है, ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, और इसका मेन रीजन होता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर कोई डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर वो क्या नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पा। बोन मेरो के अंदर डैमेज होने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। हो सकता है कि ये जो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, बोन मेरो के डैमेज होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एट बर्थ, हो सकता है कि एट बर्थ ही प्रेजेंट हो। ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर उसका बोन मेरो वो फुल्ली डेवलप्ड ना हो, जो भी बच्चा भी डिलीवर हुआ है उसके अंदर अगर बोन मेरो फुल्ली डेवलप नहीं होगा, तो वहां पर क्या देखने को मिल सकता है, प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बोन मेरो सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसको चाहे आप कितना भी स्टिमुलेशन दो, अगर वो डैमेज है, डिफेक्टिव है, तो वो नहीं डैमेज करेगा। नेक्स्ट वन है एक्सपोजर टू द रेडिएशन। बिल्कुल, ये भी एक कॉज होता है। एक्सपोजर टू द रेडिएशन इज द ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कैंसर के डेवलपमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से वहां पे कैंसर हो गए। ठीक है, अब जो रेडिएशन वाली फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर रेडिएशन निकलता रहता है, रेडिएटिव सब्सटेंस या रेडिएटिव प्रोडक्ट जहाँ यूज हो रहे हैं, उस समय यहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी इंडिविजुअल जो भी वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोजर होते हैं इसके अंदर, रेडिएशन के अंदर, उनके अंदर ये जो डैमेज है हो सकता है। दूसरा, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हम देते हैं, तो कीमोथेरेपी के दौरान भी क्या होता है, बोन मेरो डिप्रेशन, क्योंकि वो एक एज ए साइड इफेक्ट ऑफ ऑन्कोलॉजिकल मेडिकेशन। बोन मेरो डिप्रेशन, बोन मेरो डिप्रेशन is the bone marrow depression is the main side effect of anti-cancer medication, anti-cancer medication। ठीक है, बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है, एंटी कैंसर मेडिकेशन के यूज की वजह से बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है। बोन मेरो डिप्रेशन होने की वजह से वहां पे आपको प्लास्टिक एनीमिया सबसे पहले देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है टॉक्सिक केमिकल। अगर कोई इंडिविजुअल किसी टॉक्सिक केमिकल का इंजेक्शन कर लेता है, खा लेता है या पी लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है उसके इफेक्ट की वजह से। सम ड्रग, कुछ ड्रग्स होती हैं, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है हमारी मेडिसिन के अंदर यूज होती हैं जो क्या करती है, बोन मेरो के डिप्रेशन को कॉज करती है। बोन मेरो का डिप्रेशन होगा तो
डेफिनेट है स्टूडेंट, वहाँ पे आपको प्लास्टिक एनीमिया यानी कि ब्लड फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन है इंक्लूडिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के अंदर भी क्या था, कोविड-19 इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी बोन मैरो डिब्रेज हो रहा था और ब्लड के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो इंडिविजुअल्स जिनको कोविड-19 हुआ था वो क्या हो रहे थे, वो एनीमिया से सफर कर रहे थे एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19। तो ये सारे मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं जो कि अप्लास्टिक एनीमिया के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपको कोई डाउट है इन कॉजेज के अंदर किसी का इसको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, बाकी मैंने दिया है, बाकी अगर आपको समझ में नहीं है या दोबारा से आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट है कॉमन सिम्टम। इसके कौन कौन से सिम्टम्स है वो कॉमन होंगे प्लास्टिक एनीमिया के। प्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स है वो कौन कौन से होंगे। तो प्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स लगभग कॉमन एनीमिया जैसे ही होंगे, जैसे कि फैटिग है, अब ब्लड सेल्स नहीं बन रही है। आरबी सपोज है, आरबी को आप लेके चलते हैं, अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है, O2 ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का क्या करते हैं ये, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम है, आरबीसी का लेवल ही कम है, एनीमिया के अंदर वो जाया हुआ है, एनीमिया के अंदर वो है, ठीक है, का जो ब्लड है वो एनीमिया के अंदर है, मतलब 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर क्यू, सॉरी 3.5 मिलियन पर क्यू mm से आरबीसी कम है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, कोई काम करेगा, काम करेगा तो उसकी जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग वाली जो सेल्स थी वो कम है, सेल्स कम होता नर्वस टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन का अमाउंट है वो नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पे उसको जल्दी थकान हो जाती है, फ्रीक्वेंट उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक एनीमिया में आप हम एक तरफ बोल रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, और डब्ल्यूबीसी हमारी सेल्स हमारी बॉडी के लिए क्या काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती है, इम्यूनिटी सेल है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी सेल है। दूसरा हम बात करें पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब फीलिंग ऑफ ओवन हार्ट बीट। आपको आप ऐसे फील कर पाओगे कि हाँ मेरा हार्ट है वो बीट कर रहा है। नॉर्मली अगर आप रिलैक्स कंडीशन में बैठे हो तो नहीं करेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि प्लास्टिक एनीमिया के अंदर ब्लड की तीनों सेल ही नहीं बन रही है। प्लास्टिक एनीमिया के अंदर ब्लड की तीनों सेल नहीं बन रही है, तो प्लेटलेट का मेन रोल होता है क्लोटिंग के अंदर, क्लोटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अगर अब प्लेटलेट्स प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्लोटिंग मैकेनिज्म है वो भी इम्पेयर्ड होगा, और क्लोटिंग मैकेनिज्म इम्पेयर्ड होने की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। एपिस्टेक्सिस, बिल्कुल, एपिस्टेक्सिस का मतलब, एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होगा, एपिस्टेक्सिस का मतलब होगा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नोज से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं। इन केस ऑफ एपिस्टेक्सिस इंडिविजुअल को, मतलब एक नर्स, मान लीजिए आप वार्ड में गए, आपने देखा आपके पेशेंट के नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो अब आप पेशेंट को क्या एडवाइज करोगे। नॉर्मली हमारे घर वाले तो हमें यही कहते हैं, आपने देखा होगा, चलो आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत एजुकेशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, उस वजह से वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग काफ़ी एजुकेटेड होने की वजह से वो एपिस्टेक्सिस का मैनेजमेंट ठीक से करने लगे। बट पुराने वाले क्या कहते थे, सीधे लेट जाओ। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो नोज से ब्लीड आ रहा है वो एस्पिरेट करोगे, एस्पिरेट कर गए तो वहाँ पे डेथ होने के चांसेज है, निमोनिया, डेथ होने के चांसेज। हमें क्या करना है इन केस ऑफ एपिस्टेक्सिस, ये एमसीक्यू अभी जो बताऊंगा वो सारा एमसीक्यू में आ सकता है। क्या करना है, प्रोवाइड पोजीशन, पेशेंट को हमें क्या करना है, पोजीशन देनी है। पोजीशन क्या देनी है, सिटिंग, पेशेंट को बोलना बैठ जाओ, सिटिंग पोजीशन, लीन फॉरवर्ड, सिटिंग पोजीशन, लीन फॉरवर्ड, बैठ जाओ, आगे की तरफ झुक जाओ, पिंच द नोज, पिंच द नोज, अपने नाक को दबा करके, अपने नाक को दबा करके बैठना है आगे की तरफ झुक करके, ताकि जो भी ब्लड आए वो सारा का सारा यहाँ नॉस्ट्रिल्स के अंदर इकट्ठा हो और वो एक साथ निकल जाए। उसके कंप्रेशन साथ में इकट्ठा होगा तो कंप्रेशन बनेगा, कंप्रेशन बनने की वजह से क्या होगा, वहां पर इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, फिर जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, लीन फॉरवर्ड, पिंच द नोज, लीन फॉरवर्ड एंड सिटिंग पोजीशन, ये हमें देनी है, ध्यान रखना है। ये भी सही है अगर आप बैठाना नहीं चाहते, बैठा नहीं रहे, लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना है तो डेफिनेटली बैठना पड़ेगा। लीन, पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, ये भी एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है।
यहाँ से आप लोगों को ये एमसीक्यू देखने को मिल सकता है कि अगर वार्ड में आप काम कर रहे हो, आपके पेशेंट को नोज ब्लीडिंग होगी, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, आप कौन सी पोजीशन पेशेंट को दोगे, तो ये आपको बता दिया। दूसरा, एपिस्टेक्सिस के अंदर मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग कहाँ से होती है, एपिस्टेक्सिस के अंदर मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग कहाँ से होती है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत बार इस चीज का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एपिस्टेक्सिस के अंदर क्लेफ्टिला करके, क्लेफ्टिक करके एक नोज प्लेक्सिस होता है, नोज के अंदर एक प्लेक्सिस होता है, प्लेक्सिस मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इन नोज, नोज के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं क्लैप्सिस प्लेक्सिस, प्लेक्सिस बोलते हैं, क्लैप्सिस प्लेक्सिस बोलते हैं। और उसके अंदर डैमेज, उसके अंदर इंजरी होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर नोज ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, एपिस्टेक्सिस कहाँ से शुरू होती है, साथ के साथ एपिस्टेक्सिस की कंडीशन के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, ये दोनों पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट एमसीक्यू के रूप में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को इन चीजों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि जब एनीमिया है तो डेफिनेट है कि पेलर वहां पे आपको, आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पेलर का मतलब है कि वो इंडिविजुअल है पिंकिश होना शुरू हो जाता है, वाइटिश, पिंकिश वाइटिश होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो चुकी है, क्योंकि आरबीसी का लेवल है वो डिक्रीज है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। जो इंडिविजुअल है वो छोटे छोटे स्पेल्स में ज्यादा सांस लेने की कोशिश करता है। तो ये है अपना प्लास्टिक एनीमिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये हमारा सेकंड डिजीज शुरू हो चुकी है। ब्लड डिसऑर्डर में सबसे पहली डिजीज हमने कौन सी पढ़ी थी, ब्लड डिसऑर्डर में सबसे पहली डिजीज हमने पढ़ी है वो है एनीमिया। उसके बहुत सारे टाइप के बारे में बात कर लिए, कोर्सेज की बात कर ली, मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करी। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आया है हमारा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, डीआईसी इसको बोला जाता है, डीआईसी, डीआईसी भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है, डीआईसी। डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी भी इसको बोला जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी। तो डीआईसी एक सीरियस डिसऑर्डर है, डीआईसी क्या है, एक सीरियस डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग को कंट्रोल करती है, प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग को कंट्रोल करती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन करती है ब्लड को क्लोट, ब्लड क्लोटिंग को, अगर कौन सी प्रोटीन है वो, कौन सी प्रोटीन है वो ब्लड क्लोटिंग को कंट्रोल करती है, बताइएगा। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन भी क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन है, और ये क्या करती है, ब्लड के क्लोटिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। तो डीआईसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो प्रोटीन, ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मान लीजिए फिब्रिनोजन है, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि फिब्रिनोजन की ओवर एक्टिविटी की वजह से, फिब्रिनोजन की क्या होती है, ओवर एक्टिविटी की वजह से वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो सर्कुलेशन है, माइक्रो, हमारी बॉडी के जो माइक्रो सर्कुलेशन है, माइक्रो सर्कुलेशन, जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसके अंदर तो हो जाती है क्लोटिंग, मतलब ब्लड की क्लोटिंग। ठीक है, और मेजर सर्कुलेशन के अंदर, मेजर सर्कुलेशन के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड की क्लोटिंग। और मेजर सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर तो होगी, तो डेफिनेटली वहां पे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विल इंक्रीज
रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विल इंक्रीज, ब्लीडिंग का रिस्क वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोयागुलोपैथी के अंदर आप देखोगे कि जो फिब्रिन है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है ओवर एक्टिव ड्यू टू disseminated intravascular coagulopathy is caused due to the overactivity of protein that play a major role in the clotting mechanism। ठीक है, फिब्रिन के ओवर एक्टिविटी की वजह से ये हो रहा है। तो इसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, जो बॉडी के अंदर जो माइक्रो सर्कुलेशन है, मतलब कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, आर्टीरियोल्स है, उनके अंदर तो ये क्या कर देगी, ब्लड को क्लॉट कर देंगी। उनके अंदर तो क्या कर दिया इसने, ब्लड को क्लॉट कर दिया। बट अब इसने ब्लड को क्लॉट किया तो वहां पे इसने क्या किया, क्लॉटिंग फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन कर दिया। अब जो मेजर सर्कुलेशन बचा है वहां पे डिफिशियंसी हो गई किस चीज की, क्लॉटिंग फैक्टर्स की। वहां पर क्या होगी, डिफिशियंसी होगी किस चीज की, क्लॉटिंग फैक्टर्स की। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स की मेजर सर्कुलेशन में डिफिशियंसी होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो गया। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग वो क्या हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता। तो ये होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली उसको समझाऊंगा और आंसर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके कॉजेज की, कॉजेज ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी की। कोएगुलोपैथी की इंपॉर्टेंट जो कॉजेज है वो कौन से थे, सबसे पहला कॉज आता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का उनके अंदर भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन होता है। ठीक है, प्लेटलेट का माइग्रेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर होने के चांसेस है। कोई इन्फेक्शन हो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंसर, कैंसर की कंडीशन के अंदर इन्वेक्टिव सेल्स ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी यहाँ पे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कोज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी की। रिस्क कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है वो हो सकती है। तो पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ध्यान रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी वजह से बहुत बार आप लोगों को कॉमनली ये देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल के अंदर ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर यानी कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको डिटेल के साथ पढ़ना है तो मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए। मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ बताया। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वो जो रिस्क फैक्टर है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास। नेक्स्ट वन आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर की बात कर सकते हैं। लीवर डिजीज, हम सब जानते हैं कि जो ब्लड प्रोटीन है उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। अगर लीवर डिजीज है तो ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्लोटिंग मैकेनिज्म वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की। अगर कोई प्रेगनेंसी है उस कंडीशन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गए हो, जैसे कि पहला है अब्रप्ट प्लासेंटा। अब्रप्ट प्लासेंटा का मतलब होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ, प्रीमेच्योर separation of placenta from the uterine wall। अगर यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस की वॉल से प्लासेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है। प्रीमेच्योर का मतलब है नॉर्मली प्लासेंटा का सेपरेशन कब होता है, बेबी की डिलीवरी के बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है कि प्लासेंटा जो एंडोमेट्रियम उससे सेपरेट होती है। लेकिन अगर वो पहले ही बेबी की डिलीवरी से पहले ही अगर वो सेपरेट हो जाती है तो ये एक रिस्क फैक्टर का काम करता है कि जहाँ पे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ, सॉरी थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करते हैं, एंट्री ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड इनटू जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन,
अगर किसी भी कंडीशन की वजह से या किसी भी मिस हैंडलिंग की वजह से अगर एमनियोटिक फ्लूइड मैटरनल जनरल सर्कुलेशन मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर कर जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, वो कंडीशन क्या कहलाती है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहलाती है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड की क्लोटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड है वो आइसोटोनिक है और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो होता है एल्कलाइन का होता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसमें क्लोटिंग वो शुरू हो जाती है क्योंकि पीएच के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और वहाँ पर ये भी एक रिस्क फैक्टर का काम करता है कि क्या कोज कर सकता है वो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? इसके साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर या किसी लेडीज के अंदर अगर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो गई तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले? सबसे पहले ब्लिस्टिंग। ब्लिस्टिंग का मतलब है कहीं भी स्किन के ऊपर ब्लड से वो अक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जल ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब हाइपोटेंशन। इंडिविजुअल कहाँ किस कंडीशन में चला जाएगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन से लीड टू शॉक, वहाँ पर शॉक की कंडीशन भी आ सकती है। नेक्स्ट वाला शॉर्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग इंडिविजुअल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ऑक्सीजन अब ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है क्योंकि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी होगी, माइक्रो सर्कुलेशन में तो ब्लड जम चुका है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन है, चेंजेस इन बिहेवियर, नर्वस सिस्टम, नर्वस नर्वस सिस्टम से ये साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है फीवर। हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को क्या हो, फीवर भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से इसके टेस्ट है जिसका हम पता लगा करके ये पता लगा सकते हैं, उन टेस्टों को हम परफॉर्म करके ये पता लगा सकते हैं कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है वो किस कंडीशन की वजह से हुई है। तो उसमें है टेस्ट की बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और डी डाइमर टेस्ट। ये टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जिसके वजह से हमें ये पता लगेगा कि डी जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी है उसका क्या रीजन, है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। स्टूडेंट्स अगर मैनेजमेंट की अगर आप बात करो तो मैनेजमेंट के अंदर है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। मेन गोल इसमें यही है कि जो कॉज जिस वजह से ये कॉज हुआ है उसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस तो अंडरलाइन कोजेज थे जीरो। अगर आपको कोज का पता लग गया, अगर आपने कोज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके पास एक ही काम है कि आप क्या करोगे, कोज का जो ट्रीटमेंट जिस कोज की वजह से हुआ उसका ट्रीटमेंट करो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन दे सकते हैं, एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, इन हॉस्पिटल सेटिंग एंटीकोएगुलेंट के रूप में सिक्पेरिन सबसे ज्यादा यूज होता है। सिक्पेरिन जो ड्रग है वो सब्क्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है, सब्क्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। नेक्स्ट ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही होगी। प्लीज अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास के दौरान कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसका पॉजिटिव वे के अंदर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छी क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रेस कोर्स की क्लास है आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट को और भी अच्छा बना रही होंगी, प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना रही होंगी। प्लीज कंसिडर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।